हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो भी मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, वो हम लोग दोस्तों जो इस समय जो जीएस क्लासेस कर रहे हैं और उसको हम लोग टारगेट बना के जो चल रहे हैं दोस्तों, यूपीपी वीडियो एवं पेट, यानी जो भविष्य में जो पेपर आने वाले हैं, इनको हम लोग टारगेट बनाकर दोस्तों जीएस कर रहे हैं। जीएस में हमने दोस्तों शुरुआत किया है इंडियन हिस्ट्री से, जिसमें दोस्तों 10 नंबर से आपका जो है पेट में आने वाला है और भी पेपर में है ना, आता रहता है। तो क्या है कि जैसे अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में दोस्तों 3 पार्ट होते हैं। एक तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास एवं मध्यकाल का इतिहास एवं दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास, तो हम लोग इन 3 पार्ट पढ़ते हैं। और अभी जो हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें लास्ट में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने शुरू किया था। कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज उसकी दूसरी क्लास है एंड आज उसकी लास्ट क्लास भी है। तो जो भी मेरे साथ अभी नए जुड़े हैं, जिन्होंने आज मेरी क्लास जो देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जो इससे पिछली जितनी भी क्लासेस हुई हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया है, फिर वैदिक सभ्यता पढ़ाया है, फिर मैंने बौद्ध धर्म पढ़ाया, फिर जैन धर्म पढ़ाया, फिर मैंने अब मौर्य पढ़ा रहा हूँ। तो आप इससे पहले जो भी क्लासेस हुई हैं वो आप जरूर देखें, उनको देखेंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो आप लोग उसको देखेंगे, मुझे ये उम्मीद है। ठीक है, दूसरी चीज़ दोस्तों, जो भी नए हैं वो मेरी पहली चीज़ तो ये रहेगी कि दोस्तों मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप मेरी पूरी क्लास देखेंगे, देन आप दूसरों, ठीक है, तभी आप रियलाइज कर पाएंगे कि मैं किस तरीके का पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों क्या है कि मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। ठीक है, ज़्यादा बात ना करके हम लोग शुरू करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य में दोस्तों मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि मैंने एक चीज़ मैंने कहा है कि हर टॉपिक को पढ़ते समय या कोई भी सब्जेक्ट उसको पढ़ते समय उसका एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को आप अगर, यानी उसकी संरचना होती है, अगर उसको आप समझ गए तो आप जो सब्जेक्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको जब मौर्य साम्राज्य पढ़ा रहा था, मौर्य साम्राज्य, ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में मैंने बताया था कि इसमें हम लोग पढ़ते क्या है। तो मैंने इसका एक स्ट्रक्चर बनाया था। मैंने कहा था पहला आपको पता करना है कि ये कब, यानी इनका काल जो है, ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको स्रोत बताए थे, सबसे पहले मैंने तो बताया था कि इसकी जानकारी के स्रोत क्या है। जानकारी के स्रोत से जब मैंने शुरू की थी तो मैंने उसमें आपको कौटिल्य के बारे में पढ़ाया, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ाया, मेगास्थनीज के बारे में पढ़ाया, फिर इंडिका के बारे में बताया, फिर मैंने शूद्रक की आपको मृच्छकटिकम दिखाई, फिर मैंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में बताया, है ना। तो ये मैंने क्या किया है, आपको जो क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेट होकर आते हैं, जो आपको लगता है कि ये इस टॉपिक के नहीं है बट इसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, तो मैंने उनको स्रोत के थ्रू आपको करा दिया। ठीक है, स्रोत के बाद मैंने आपको फिर इसमें आपको पढ़ाया था। मैंने फिर दूसरी चीज कहा था कि इसका काल पता करना है। तो काल के बारे में मैंने बताया था कि ये कब से लेकर 322-23 ईसा पूर्व से लेकर 185 बीसी तक चलता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तीसरा फिर मैंने आपको, चल ही नहीं रहा, फिर थर्ड मैंने आपको बताया था कि इसका क्षेत्र क्या है। तो क्षेत्र के बारे में कल मैंने मैप बना के बताया था इंडिया का। फिर हमने कहा था कि इसमें प्रमुख राजा पढ़ना है। आज हम लोग दोस्तों यहीं से शुरू करेंगे, यहीं मैंने लास्ट क्लास में आपको छोड़ा था। प्रमुख राजा, जो मैंने आपको प्रमुख राजा मैंने आपको लिखाया था, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेंगे। फिर इसके बाद अशोक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, दशरथ, संप्रति, इनके बारे में पढ़ेंगे नहीं, बस आप लिख लीजिए। बट प्रमुख राजा हैं कुछ, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बट इनको लिख लीजिए। इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नहीं। लास्ट बृहदत्त के बारे में हम लोग बस थोड़ा सा बताएंगे कि ये लास्ट अंतिम राजा था, तो इसलिए इसको देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो इतने राजाओं के बारे में करेंगे। देन इसके बाद आज जो हमारा टॉपिक इसी के साथ रहेगा दोस्तों, प्रशासन। जो इनका प्रशासन से क्वेश्चन आता है कि दोस्तों, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन आजकल क्वेश्चन प्रशासन से भी पूछने लगे हैं, तो हम लोग इसका प्रशासन को करेंगे। और आपको मैं एक चीज बता दूं, प्रशासन से कैसा भी क्वेश्चन आपका आएगा आप सॉल्व कर लेंगे, मैं 100%। और आपको प्रशासन रटना नहीं पड़ेगा, मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये स्ट्रक्चर था कल मैंने बनाया था, जिसमें दोस्तों मैंने ये सारी चीजें कल करा दी थी। और मैं फिर आज चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू करता हूँ कहानी, यानी प्रमुख राजा से शुरू करता हूँ, और फिर इसके बाद हम लोग प्रशासन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। ठीक, तो ये हमारा एक तरीका है पढ़ाने का, जो आप लोगों को बहुत बेनिफिट करेगा दोस्तों। ठीक, आप बस बने रहिए साथ में। तो चलिए हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं अपनी कहानी। कहानी कुछ इस तरह चलेगी दोस्तों। हम लोग शुरू करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना।
हर एक चीज को आप मेरे साथ नोट्स करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा जो मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। बस आपको और कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रमुख राजाओं में मैं पहले आपको बताऊंगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। इसकी बहुत सारी बातें जो मैंने कल भी ही बताया था, क्योंकि ये प्रथम राजा था और संस्थापक ही था। तो सबसे पहले तो यही लिखना है, यह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, यह मौर्य वंश का संस्थापक था, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, ये हो गया, ठीक। इसके बारे में और क्या, इसके दरबार में मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया। देखो कल मैंने क्षेत्र के बारे में बता दिया था, तीनों के बारे में आपको क्षेत्र के बारे में पता करना है। एक तो आपको पता रहना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का क्षेत्र कितना था, मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का क्षेत्र कौन सा था। फिर मैंने कल क्षेत्र में ही तीनों राजाओं का क्षेत्र बता दिया था। फिर बिंदुसार का क्षेत्र वही था जो क्या था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का था। अशोक ने सिर्फ उसमें क्या ऐड किया था, सिर्फ कलिंग को। कलिंग जो है ना तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इनके मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ना ही बिंदुसार के शासनकाल में। जो कलिंग जो है, जो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना है, तो वो कब बना है दोस्तों, वो अशोक के काल में। तो मैंने कल उसको बहुत अच्छे से डिफाइन करके मैंने मैप बना के आपको कराया था। अब उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं, कल वाली आप क्लास देखेंगे, चीजें आपको मिल जाएगी वहीं पे, ठीक है। तो ये राजदूत बनकर आया। तीसरी, इसके बारे में बस एक बात और आपको लिखना है। इसका अगर टाइम पीरियड आप देखेंगे, टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं इसका, तो टाइम पीरियड इसका जो है 322। देखो मैंने कल इसके और लिखाया था, और 323 मैं दोनों लिख दे रहा हूं, क्योंकि किसी किसी बुक में 322, किसी ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड ये है। आगे उसी के मतलब जहां लिखे मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, उसी के बगल में ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको पता रहेगा। बस इसके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना है। इसका मैंने बताया था, इसका सेल्यूकस से क्या हुआ था, 304 के आसपास एक युद्ध हुआ था इसका सेल्यूकस से। उसमें क्या हुआ था, सेल्यूकस जो है इससे हार गया था, ठीक है। हारने के बाद हुआ ये कि बात ये हुई कि देखो, हारने के बाद ये हुआ क्योंकि मौर्य जो क्या है, चाणक्य जो था वो कूटनीतिक था। उसने ये किया कि उसने एक संधि की सेल्यूकस से, और संधि में उसने कहा कि आपकी जो पुत्री है हेलेना, उसका विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कराना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है कि और जो क्षेत्र थे, जैसे पेरी है ना, जैसे अराकोसिया है, जेट्रोसिया है, ठीक है, और पेरिपेसदई है, ठीक है। इस तरह के 4 जो राज्य हैं, जो क्या कहते हैं, जो पहले यूनान के क्षेत्र में थे, यूनान के कब्जे में थे, वो इनको क्या दहेज के तौर पर इनको दे दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया। दूसरी चीज, चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको क्या है, सेल्यूकस को 500 हाथी दान में दिए। और अब सबसे बड़ी बात ये होती है, विवाह क्यों करा गया था, विवाह क्योंकि दोस्तों एक तो विदेशी कन्या है, दूसरी चीज उसका विवाह यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य से इसलिए कराया गया था क्योंकि चाणक्य जो चाहता था कि वो चंद्रगुप्त मौर्य कहीं ना कहीं उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है उससे उलझा ना रहे, क्योंकि दोस्तों उस समय यूनानी जो थे वहां पर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में थे और वो हमेशा भारत पर आक्रमण करते रहते थे। तो इससे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या किया, सेल्यूकस की पुत्री से विवाह कर लिया, वैवाहिक संबंध बना लिया। तो इससे क्या हुआ, उसको उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से एकदम शांति मिल गई, और फिर उसको भारत में और जो क्षेत्र जीतने थे उनको जीतने में उसको आराम से सहूलियत मिल गई, ठीक है। इसलिए उसने वैवाहिक संबंध किया था चाणक्य ने, है ना, सेल्यूकस के साथ में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको। दूसरी चीज, आपको एक चीज और पता रहना चाहिए कि इसका अंत जो है, इसने संलेखना विधि से अपने, मैं बताता हूँ, इसने क्या किया था, अपने जीवन के अंतिम काल में ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चला गया, कर्नाटक चला गया था, ठीक है। क्योंकि इसके शासनकाल में 12 वर्ष का लंबा अकाल पड़ा। अकाल के बाद ये क्या किया, इसलिए चला गया फिर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। वहीं इसने क्या किया अपना ये, और ये कौन था दोस्तों, इसने जैन धर्म, ये जैन धर्म का संरक्षक था, है ना। यह एक चीज ये भी याद रखना है, यह जैन धर्म का संरक्षक था, या जैन धर्म का संरक्षक, मतलब इसने मतलब जैन धर्म को
हालांकि इसके दरबार में सारे सभी धर्मों को संरक्षक मिलता था, बट ये जैन धर्म को विशेष रूप, इसको जैन धर्म, इसने जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है, जैन धर्म का संरक्षक था। तो ये याद रखना है कि ये जितने भी मौर्य साम्राज्य में जितने भी राजा हुए हैं वो सब उदारवादी राजा थे, यानी उनके शासनकाल में सारे धर्मों को फलने फूलने का बराबर मौका मिलता था, बट इसने विशेषता जो है वो जैन धर्म को संरक्षक दिया, ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों, इसने क्या हुआ, जैन धर्म में एक पद्धति होती है, जब ये श्रवण बोलगला चला गया, ठीक है, श्रवण बोलगला जाने के बाद इसने क्या किया, इसने अपने यहाँ जो क्या कहते हैं वहाँ क्या किया दोस्तों, इसने संलेखना विधि, जैन धर्म में एक संलेखना विधि होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें धीरे धीरे अन्न त्याग कर कर क्या होता है, अपने शरीर का त्याग करना होता है, अपने जो आत्मा होती है अपनी मृत्यु को धीरे धीरे जाना होता है। मतलब ये लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने शरीर जो भोजन है उसका त्याग करते जाते हैं, धीरे 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 धीरे। एक टाइम ऐसा होगा कि ये भोजन का पूर्णतः त्याग कर देंगे, और फिर जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये आजीवन, मतलब तब तक क्या करते हैं, भोजन नहीं ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये एक हिसाब से कह लो कि ये संलेखना विधि द्वारा इस तरीके से इन्होंने तो प्राण त्याग दिया था। तो ठीक है, तो ये याद रखना है, संलेखना विधि से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में शरीर का त्याग, संलेखना विधि से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में शरीर का त्याग, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाना। शरीर का त्याग मतलब क्या, शरीर में क्या होता है, आत्मा का जब शरीर से निकल जाना वही क्या होता है, शरीर का त्याग। तो जब आत्मा से शरीर से निकल जाएगी तो क्या होता है, इंसान मर जाता है, तो वही शरीर का त्याग, ठीक है। तो ये इनके बारे में इतना कुछ था। मैंने देखो कुछ चीजें जो बताई हैं वो स्टोरी के फॉर्म में है, वो आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। जो मैंने यहाँ लिखा है वो क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, इसलिए मैंने इसको विशेषता लिख दिया आपको। और आपको स्टोरी, हर चीज को मैं आप देखो लिखूंगा तो टाइम लगेगा, तो आप स्टोरी भी सुनते चलें आप साथ साथ में, ठीक है। बाकी आप नोट्स, मेरे टेलीग्राम चैनल है क्रैकर जीएस एकेडमी, उसको ज्वाइन कर दीजिए। आपको वहाँ पे जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसका सारा नोट्स मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे ज्वाइन करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इनके क्या है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हो गई बात हमारी, ठीक। तो इन्होंने संलेखना विधि से क्या किया है, जैन धर्म से की एक विधि होती है। देखो इसमें मैं बता दूं, राजस्थान में क्या हुआ था, इसी राजस्थान में कि हाई कोर्ट ने इसी संलेखना विधि पे क्या किया था, याचिका दायर की थी कि इसको जो ये है, इस विधि से जो लोग मतलब प्राण का त्याग करते हैं ये आत्महत्या एक तरीके का। तो जब ये क्या हुआ, जब ये केस जो है ट्रांसफर हुआ सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया, नहीं ये मतलब कि एक स्वेच्छा से किया जाना, कि एक ये आत्महत्या नहीं है, ये क्या है उनके धर्म का एक वो है, ठीक है, एक मान्यता है। जो इसको करना चाहता है वही करता है ना, हर कोई को तो ऐसा नहीं कि उसको बना दिया जाता है। तो ये मृत्यु नहीं है, ये एक अनुष्ठान है जो स्वैच्छित इंसान अपनी मर्जी से करता है, इस वजह से उसको आत्महत्या नहीं घोषित किया जा सकता। तो ये फिर क्या हुआ, याचिका को रद्द कर दिया गया था, ठीक है। तो ये विवाद भी चलता है, तो इसलिए हो सकता है कि पूछ लिया जाए इसके बारे में, ठीक है। तो याद रखना है ना, ये जैन धर्म से संबंधित है, इतना याद रखना है, संलेखना विधि, ठीक। तो ये हो गई पहली चीज, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान ली। फिर दूसरा राजा मैंने बताया अशोक के बारे, बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के बारे में तीन चीजें आपको जानना है। बिंदुसार तो चल ही नहीं रहा कुछ वहीं पे, तो बिंदुसार, ठीक है। इसका जो शासनकाल है वो है 298, जब ये चंद्रगुप्त मौर्य चले गए उसके बाद ही ये क्या है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये डेट आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बट आपको क्रम याद होना चाहिए बस। डेट आपसे कभी नहीं पूछता कि बिंदुसार का डेट बताओ कब से कब राजा रहा, किसी भी पेपर में किसी भी राजा का नहीं पूछा जाता, बट आपको एक क्रम याद रहे इस ऑर्डर में। बस इतना याद है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद अशोक, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है। हर कोई भी हो, कोई भी साम्राज्य हो, उसके बारे में आप हर राजा का डेट याद करने की मत कोशिश करिए। हिस्ट्री इसीलिए लोग सोचते हैं कि फैक्चुअल बहुत है, क्योंकि अनावश्यक चीजों को रटते चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं उनका और पूछा जाता नहीं है, ठीक है, ना कहीं लिखने का यूज है उसका। तो ये तो बिंदुसार के बारे में आपको ये याद रखना है कि यूनानी साहित्यों में, इसको लिखना है यूनानी साहित्यों में, यूनानी ग्रंथों में लिख लो, या तो यूनानी ग्रंथों में, क्योंकि ये खुद ही
यूनानी ग्रंथों में इसको अमित्र घात कहा गया। अमित्र घात कहा गया है ना। अमित्र घात का मतलब क्या होता है? दुश्मन का विनाश करने वाला, दुश्मन का विनाश करने वाला, विनाश करने वाला, ठीक है। अमित्र घात का यूनानी ग्रंथों में इसको अमित्र घात कहा गया है, ठीक है। तो याद रखना है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में याद रखना है, इसके दरबार में डाइमेकस वो क्या कहते हैं, सीरिया नरेस एंटियोकस, सीरिया, अरे रहने दो, इतना मत लिखो। इसके दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत आया था। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ, ये सीरिया नरेस जो है एंटियोकस का राजदूत था, जिसने क्या है कि ये बिंदुसार के दरबार में आया था। तो डाइमेकस को आपको याद रखना है, डाइमेकस के शासनकाल में। इसी में एक और आपको राजदूत मिल जाएगा, डायनोसिस किसके शासनकाल में आया था? बिंदुसार के में। डाई जो तुमको मिलेगा याद रखना, डायनोसिस या डाइमेकस, ये दोनों बिंदुसार के दरबार में, बिंदुसार के शासनकाल में भारत आए थे, इसके ही दरबार में थे, ठीक है। ये राजदूत बनकर आए थे। दूसरी चीज है, एक मिस्र का था, ये जो सीरिया का है एंटियोकस, एक मिस्र का था, ठीक है। दोनों अलग अलग थे, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस ये पूछा जाएगा कि डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत में राजदूत बनकर आया था। तो याद रखना है कि बिंदुसार के समय में आया था, मेगास्थनीज के शासन में और बिंदुसार के शासन में, ठीक है। ये आपको याद रखना। बस इसके बारे में एक चीज और बता देता हूं, इसके शासन में इसने साम्राज्य का कोई विस्तार नहीं किया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, जो साम्राज्य विस्तार इनको दे गए थे, उसी का इन्होंने भोग विलास किया, इसी का उन्होंने संरक्षण किया और इसी तरीके से सीधा चलता रहा, ठीक है। और हाँ, ये आजीवक संप्रदाय से जुड़ा था, है ना। जैसे जैन वो जो मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, वो क्या है, जैन धर्म को मानते थे। जैन धर्म को उन्होंने विशेष रूप से संरक्षण दिया था। इन्होंने दोस्तों क्या किया था, इन्होंने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया। ये आजीवक संप्रदाय को मानते थे, ठीक है। आजीवक संप्रदाय, ये पूछ सकता है, ठीक है। आजीवक संप्रदाय को विशेष संरक्षण दिया, ये याद रखना। को विशेष का मतलब है कि ये खुद से इन्होंने उसी धर्म को अपना लिया था, ठीक है। तो ये याद रखना, को विशेष संरक्षण दिया। मैंने बताया था जब मैंने बताया था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था, उसमें 62 संप्रदाय निकले थे, जिसमें से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक, चारवाक और बहुत सारे ऐसे ही थे। तो जिसमें मैंने आपको कहा था 4 के बारे में पढ़ाऊंगा, अभी आपको मैंने 2 पढ़ा दिया है। आजीवक के बारे में आगे अभी इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और तीसरी चीज चारवाक के बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इन्होंने आजीवक संप्रदाय को विशेष संरक्षण दिया, ठीक है। तो ये चीज हो गई इनके बारे में। और हाँ, इनके साम्राज्य के बारे में एक चीज और मैं बता दूं, तो मैं बता रहा था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जब गए तो इनको बड़ा साम्राज्य मिला और ये उसी साम्राज्य का संरक्षण करते रहे, ठीक है। इनके शासनकाल में सिर्फ एक विद्रोह हुआ था, वो भी तक्षशिला में। उस समय तक्षशिला का जो गवर्नर था, गवर्नर जो था वो अशोक था, ठीक है। इन्हीं का पुत्र था। तो गवर्नर जो था अशोक था, और अशोक ने क्या किया, उस विद्रोह को दबा दिया था, ठीक है। तो इनके शासनकाल में सिर्फ एक विद्रोह हुआ था तक्षशिला में, और उस समय गवर्नर जो था अशोक था वहां का, उसने विद्रोह को दबा दिया था। बाकी इनके शासनकाल में कोई विद्रोह कुछ नहीं हुआ, शांति प्रिय रूप से ये अपना साम्राज्य चलाते रहे, ठीक है। तो इनके बारे में इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट चीजें लिखते चलो और बाकी कहानियों के थ्रू मैं से सुनते चलो मेरे से, ठीक है। तो ये हो गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों अशोक के बारे में। अशोक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से ले जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। विशेषता आपके यूपी पेट का अगर आप वो देखेंगे, क्या कहते हैं, सिलेबस, तो उसमें विशेषता अशोक को जो है
इंगित किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अशोक, हालांकि इनसे क्वेश्चन जो है बहुत बनने की संभावना ज़्यादातर इन्हीं से रहता है। जैसे आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस का अगर आप पेपर देखेंगे तो देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, अगर अभी तक अगर मैंने देखा है, अगर मौर्य साम्राज्य अभी तक अगर 50 क्वेश्चन आए हैं, पूछे गए होंगे, तो जिसमें से सिर्फ 30-35 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनके अभिलेख वास्तव में जो इनके साम्राज्य की जानकारी जो हमें है वो इनके अशोक के अभिलेखों से ही पूरी तरीके से पता चलती है कि इनका साम्राज्य कहाँ कहाँ था। क्योंकि इनके जो अभिलेख हैं वो पूरे साम्राज्य में, पूरे भारत में हर जगह मिले हैं कहीं ना कहीं। कर्नाटक ले लो, चाहे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ले लो, चाहे बंगाल वाला एरिया ले लो, ठीक है, बंगाल से तो हमें चंद्रगुप्त मौर्य का मिला है, उड़ीसा ले लो, चाहे कश्मीर ले लो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनका इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में सबसे पहले ये कब राजा बने तो मैं बता दूं, हालांकि 273 के ईस्वी में दोस्तों क्या हुआ कि बिंदुसार की डेथ हो गई और क्या हुआ कि ये अशोक राजा बने। बट जो कुछ विद्वान इतिहासकार कहते हैं कि जब बिंदुसार की डेथ हो गई तो 4 साल तक इन्होंने अपने भाइयों के साथ संघर्ष किया और 269 ईसा पूर्व में इन्होंने अपना जो है राज्यरोहण करवाया। तो 269 ईस्वी में इन्होंने राज्यरोहण किया और 273 ईस्वी में इनको साम्राज्य में दोस्तों साम्राज्य अपना स्टैब्लिश करने में टाइम लग गया। ठीक है, तो कुछ इतिहासकार इस तरीके कहते हैं, बट मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग 269 ही लिखिएगा। ठीक है, 269 ईसा पूर्व से, क्योंकि इन्होंने अपना जो राज्यरोहण है, जो इनका राज तिलक हुआ था, वो 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये लंबा शासनकाल है इनका, काफी लंबे सख्त रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से याद रखिएगा, है ना। बिंदुसार के जाने के बाद ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि 4 साल तक इन्होंने अपने भाइयों के साथ संघर्ष किया और उन्होंने अपने 100 भाइयों को मारकर मौर्य साम्राज्य मतलब अपना गद्दी हथिया ली और फिर इन्होंने अपना राज्यरोहण करवाया। तो अपने सिंहासन बैठने के, ठीक है, 4 साल बाद ये बैठे थे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। पहली चीज इनके बारे में ये याद रखना है, मैं एक पॉइंट इसमें लिख देता हूं, ये मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक थे, सबसे महान शासक थे। हालांकि देखो मैं एक चीज बता दूं, ये मेरे हिसाब से ये आज तक के भारत के सबसे महान शासक थे। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि मैं लिख सकता था कि ये भारत के सबसे महान शासक थे, पर क्यों, क्योंकि विवाद हो सकता है दोस्तों, बहुत लोगों की मान्यता कुछ और रहती है। तो ये ठीक है, तो ये मौर्य साम्राज्य के सबसे महान शासक थे, ये चीज है। दूसरी चीज, इन्होंने अपने शासन काल के 90 वर्ष कलिंग को जीता। इन्होंने अपने शासनकाल के 90 वर्ष, शासनकाल के 90 वर्ष, है ना, मतलब शासनकाल के 90 वर्ष, शासनकाल के 90 वर्ष, यदि जब राज्यरोहण जब वो बैठे थे उसके 90 वर्ष क्या है, इन्होंने सिंहासन वो क्या कहते हैं कलिंग को जीता, यानी या कह सकते हो 8 वर्ष बाद कलिंग को जीता या 90 वर्ष कलिंग को जीता। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कलिंग को जीता, कहानी इस तरीके की है कि मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के दरबार जो साम्राज्य जो विस्तार था, सिर्फ कलिंग को छोड़ दिया जाए और सुदूर दक्षिण को छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण भारत में, आज के जो भारत है वो संपूर्ण भारत में था। ठीक है, और यहाँ तक पाकिस्तान का जो हम लोग का डिवीजन होगा उसमें भी था। ठीक है, तो था, बट कलिंग इनके साम्राज्य में नहीं था। तो इन्होंने, और कलिंग को इन्होंने क्यों विजित किया कि कलिंग जो है वो सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि कलिंग जो था, कलिंग से व्यापार चलता था दक्षिण पूर्व एशिया से, और वो बहुत हैंडल करता था, वो लाभ की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था। इसीलिए जो अशोक जो था, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग में कहा जाता है कि इसने 1 लाख लोगों को मार दिया, 1.5 लाख लोग अपंग हो गए, मतलब इनका हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, बहुत सारे लोग बेघर हो गए। ठीक है, कहा जाता है कि इतना ज़्यादा वहाँ खून और क्या कहते हैं जो इंसान के पड़े हुए शव थे कि लग रहा था क्योंकि मलबा हो। ठीक है, और बहुत सारा खून बहा। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि इस स्थिति को देखकर अशोक जो है बहुत विचलित हो गया
कि हमने इतने लोगों को हत्या की और इतने लोगों को मारा और हमें इससे कोई संतुष्टि की अनुभूति नहीं हो रही। ठीक है, तो इससे बहुत विचलित हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि जब वो वापस गया, वापस ये उपगुप्त के पास गया, उपगुप्त ने इसको ज्ञान दिया बहुत सारा। ठीक है, और फिर क्या हुआ, इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो उपगुप्त के संरक्षण में लिख लो, या तो ये लिखना है, उपगुप्त ने इसे बौद्ध धर्म का अनुयायी बना लिया, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, ठीक है, दीक्षा दी। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि उपगुप्त जो है इसी का भाई था। ठीक है, तो उपगुप्त ने इसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ठीक है, तो इसको बौद्ध धर्म के में किसने मतलब परिवर्तित करवाया, तो उपगुप्त ने। ये पहले कौन था, ये पहले ब्राह्मण धर्म से संबंधित था। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये पहले ब्राह्मण धर्म को मानता था। ठीक है, इसने इसीलिए आप जब देखेंगे कि अशोक के बारे में बहुत सारा कुछ रहता है, जैसे कि अगर आप जब तक इसने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया था तब तक इसको कहा जाता चंडाशोक। ठीक है, चंडाशोक, जब तक ये ब्राह्मण था। और जब जैसे ही इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया तो फिर इसको कहने बौद्ध ग्रंथों में फिर क्या मिलेगा आपको बाद में, क्या कहते हैं, धम्माशोक, यानी धम्म को मानने वाला अशोक, है ना। तो कुछ इस तरीके से प्रसक्शन रहता है चीज़ों में। ठीक है, तो उपगुप्त ने इसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ठीक है, ये बात हो गई इनके बारे में। तीसरी चीज़ इनके बारे में दोस्तों और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इन्होंने क्या किया, कलिंग को जीत लिया। कलिंग को जीतने के बाद दोस्तों सिर्फ सुदूर दक्षिण, यानी कृष्णा से के दक्षिण से लेकर जो नीचे हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उसको छोड़ दिया जाए तो संपूर्ण भारत में, असम में इनका डायरेक्ट प्रभाव नहीं था, बट असम इनके नियंत्रण में, क्योंकि इन्होंने ना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने असम पे आक्रमण किया, ना किसी राज्य, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई राज्य नहीं था और ट्राइबल लोग रहते थे, तो इनको आक्रमण करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि प्रभाव इनका रहता था, इनको जो चीज़ें चाहिए होती थी, चाहे लकड़ी हो, हाथी हो, सब वहाँ से मिल जाता, तो इसलिए इन्होंने वहाँ पे आक्रमण नहीं किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो आज का जो लगभग कह सकते हो संपूर्ण भारत सिर्फ सुदूर दक्षिण को छोड़ दिया जाए तो इनके साम्राज्य में था। जो आज का पाकिस्तान है वो भी इनके साम्राज्य का, तो बहुत बड़ा हिस्सा साम्राज्य का था। तो ये भी याद रखना, कलिंग किसने जीता, तो अशोक महान ने जीता। ठीक है, ये तो कैसे पता चलता है कि इनके जो साम्राज्य की सीमा कहाँ तक थी, तो अशोक के जो अभिलेख हैं, जैसे अशोक का जो 13वां अभिलेख है उसमें कहा कि उसने अपने मित्रों का वर्णन किया है ना। उसने अपने जो समकालीन जो मित्र हैं, देश हैं, उनका वर्णन किया। उसमें उसने चोल चेर पांडु का भी निर्णय किया है, वो क्या है, वर्णन किया है। तो अशोक के 13वें अभिलेख से ये लिखना है, अशोक के। और एक चीज ये जान लेना, जो मौर्य साम्राज्य जो कलिंग युद्ध है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसके दूसरे शिलालेख से। इसकी जानकारी इसी में लिख लेना है, इसकी जानकारी इसके 13वें शिलालेख में, इसके 13वें शिलालेख से मिलती है। ठीक है, कलिंग युद्ध की जानकारी कभी कभी पूछ सकता है कि अशोक के किस अभिलेख से मिलती है, तो याद रखना है कि जानकारी इसके 13वें शिलालेख से मिलती है। ठीक है, तो कलिंग युद्ध की जानकारी इसके 13वें शिलालेख से मिलती है। और मैं बता रहा था कि इसके मित्र देशों की जानकारी किससे मिलती है, तो दूसरे और 13वें शिलालेख से। दूसरे एवं 13वें शिलालेख से अशोक के समकालीन मित्र देशों की जानकारी मिलती है। ठीक है, लिख लेना आप, मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ। इसके दूसरे एवं 13वें शिलालेख से अशोक के समकालीन मित्र देशों की जानकारी मिलती है। तो अशोक के जो मित्र कौन कौन से थे, जिसमें उसने चोल चेर पांडु का भी वक्तव्य किया है कि ये मेरे पड़ोसी राज्य हैं और ये मित्र राष्ट्र हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में थी। ठीक है, तो अशोक के बारे में इतना आपको पता हुआ। इसके बाद क्या हुआ, 232 ईस्वी में अशोक की डेथ हो गई। अशोक के बाद और राजा आए हैं, जैसे दशरथ है, संप्रति है। दशरथ भी क्या था, वो बौद्ध था। संप्रति कौन था, वो जैन था। उनके बारे में आपको नहीं पढ़ना। लास्ट शासक जो है भद्रथ के बारे में आप लिखेंगे, बस इतना लिखना है भद्रथ के बारे में। ठीक है, आपको देखो शिलालेख के बारे में मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन वहाँ से नहीं आता। जो इंपॉर्टेंट शिलालेख थे वो मैंने लिखा दिया। एक शिलालेख और आप लिख सकते हैं, इसके 5वें शिलालेख से धम्म महामात्र की जानकारी मिलती है। ये लिख सकते हो, धम्म महामात्र की लिख लो, इसके लिख लो, एक पॉइंट अच्छा है। इसके 5वें शिलालेख से धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा मिलती है। धम्म महामात्र एक अधिकारी था जो धर्म प्रचार प्रसार धर्म के मामलों को देखने के लिए इन्होंने अधिकारी नियुक्त किया गया था, उसको धम्म महामात्र। रज्जुक, ये भी लिख लेना, रज्जुक
है ना, रज्जुक था, ठीक है, जो थंब के मामले में देखता था। तो ये चीज़ आपको लिख सकते हैं बस, और आप इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि इन पेपरों में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़, हाँ, इसके बारे में एक चीज़ और आप याद रखिए, इसके जो अधिकतर जो अभिलेख हैं, इसके जो अधिकतर अभिलेख हैं उसमें इसका नाम जो मिलता है देवानाम प्रिय। इसके 4 अभिलेख मात्र ऐसे हैं जिससे इसका नाम अशोक मिलता है, यानी इसको अशोक, हर अभिलेख में इसका नाम अशोक नहीं है, इसका जितने भी अभिलेख मिले हैं ज़्यादातर उसमें इसका नाम मिलता है देवानाम प्रिय। क्या नाम मिलता है दोस्तों, याद रखना, हाँ, इसके अधिकतर अभिलेखों में, अशोक के बारे में लिखते चलना, ठीक है, अभिलेखों में इसका नाम देवानाम प्रिय मिलता है, देवानाम प्रिय, देवा नाम प्रिय, प्रिय, प्रिय नहीं, प्रिय, देवानाम प्रिय, ठीक है, मिलता है। इसके अधिकतर अभिलेखों में इसका नाम देवानाम प्रिय मिलता है, चाहे ये इसकी उपाधि मान लो चाहे नाम, मिलता है, ठीक है, चाहे इसकी इनकी ये उपाधि मान लो और चाहे ये इनका नाम, अधिकतर अभिलेखों में देवानाम प्रिय इनका जो है उल्लेख मिलता है। मात्र 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक उल्लिखित है। इस बात को समझना है, मैं लिख रहा हूं 2 बार अशोक, अशोक का नाम अशोक उल्लिखित है। मतलब इसका जो है, इसका जो नाम अधिकतर अभिलेखों में है वो देवानाम प्रिय मिलता है। हमको कैसे पता चलता है कि अशोक है, तो इसके 4 अभिलेख हैं जिसमें उसका नाम अशोक मिलता है। क्या नाम मिलता है अशोक, कौन कौन से अभिलेख हैं, तो मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उड़ेगोलम, ठीक है, उड़ेगोलम, ये 4 उड़ेगोलम, ये 4 अभिलेख हैं जिसमें इसका नाम अशोक मिलता है, बाकी सारे अभिलेखों में इसका नाम देवानाम प्रिय मिलता है, ठीक है। तो एक कंगनहल्ली में एक है, ठीक है, मूर्ति है, उसमें इसका नाम राइनो अशोक मिला, कंगनहल्ली में, ठीक है, कंगनहल्ली में एक इसका जो है अभिलेख है उसमें इसका नाम मिलता है राइनो अशोक, राइनो अशोक, ठीक है। तो ये भी चीज आपको याद रखना है, राइनो अशोक किसमें मिला, तो कंगनहल्ली से एक अभिलेख मिला है, ठीक है, वहां पे इसका नाम जो है वो क्या है, राइनो अशोक, ठीक है। तो ठीक, तो ये सारी चीजें इनके बारे में आपको याद रखना है। एक तो मैंने 5वें शिलालेख के बारे में आपको बताया कि धम्म महामात्र नामक अधिकारी किसने नियुक्ति की थी, 5वें शिलालेख से इसकी पता चलता है, जिसमें दोस्तों उसको रज्जुक बोला गया, ठीक है, रज्जुक, ठीक। तो ये हो गई दोस्तों अशोक के बारे में कुछ चीजें जानने के लिए, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको लिखा रहा हूं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी बहुत कुछ इनके में पढ़ाना होता है। मैं चाहूँ तो इसको अशोक को मैंने इंडिपेंडेंट एक क्लास में सिर्फ 40-45 मिनट के इंडिपेंडेंट अशोक की क्लास ली थी, मैं चाह और भी डिटेल से कर सकता हूँ, बट उसकी आपको नो नीड्स, ठीक है। चलिए फिर, और हम फिर बात करते हैं बृहद्रथ, लास्ट शासक हैं, इनको कर लेते हैं, आज निपटा देते हैं इनको भी। बृहद्रथ, इसके बारे में क्या जानना है, यह मौर्य वंश का अंतिम शासक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक है, अंतिम शासक है, ठीक है। दूसरी चीज इधर देखो, ओ सॉरी, जस्ट अ वेट, चलो दोस्तों लाइट चली गई, मैंने खिड़की खोल दी है, कोई बात थोड़ा सा करना है, इसको कर लेते हैं फिर खत्म कर दे इसको। तो यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था, है नहीं था, ठीक है, था। पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की, शुंग
वंश की स्थापना की। ठीक है, तो ये खत्म हुई। और कब की थी? तो ये 185 ईस्वी में। ठीक है, 185 ईसा पूर्व में। याद है ना, 185 ईसा पूर्व में मैंने बताया था शुंग इनका डेथ हो गया था और ये खत्म का। तो यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग था कौन था? तो इसका सेनापति था, वो ब्राह्मण था, इसका सेनापति था। और उसने क्या किया? इनका वध कर दिया भद्रथ का, और उसकी जगह पे एक ब्राह्मण वंश यानी ब्राह्मण जो क्या कहते हैं हो सकता राज्य जो है स्थापित किया, जो पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म से संबंधित था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं इनके बारे में ठीक है, तो ये ब्रदर के। तो हमने मौर्य राज्य के जो राजनीतिक जो चीजें थी, परिप्रेक्ष्य था, वो चीजें हम लोगों ने कर ली है। अब दोस्तों प्रशासन रह गया है। प्रशासन तो दोस्तों हमको लग रहा है कल ही कराना पड़ेगा, क्योंकि अब तो टाइम भी नहीं है और लाइट भी चली गई है। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों कल करेंगे प्रशासन के बारे में, कल करेंगे दोस्तों, कल करेंगे। और कल मैं आपको 2 वीडियो कराऊंगा, एक सुबह क्लास होगी दोस्तों, एक शाम को होगी, प्रशासन कराऊंगा। और फिर दोस्तों कल ही दोस्तों मैं फिर कल दूसरी वीडियो कराऊंगा। तो कल मैं आपको शुरू कर दूंगा दोस्तों इसके बाद मौर्योत्तर काल। ठीक है, जिसमें हम शुंग को पढ़ेंगे, सातवाहन को पढ़ेंगे, शक, पूर्ण, शक पढ़ेंगे, और क्या कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। 4 बड़े बड़े साम्राज्य के बारे में और पढ़ना है मौर्योत्तर काल में। इनके बाद उनको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग गुप्त काल में चले जाएंगे। गुप्त के बाद गुप्तोत्तर हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। फिर सीधे हम लोग और भी चीजें हैं, फिर हम लोग महमूद गजनवी का हमला देखेंगे, फिर मोहम्मद गौरी का हमला देखेंगे, फिर हम लोग सीधे धीरे धीरे ऐसे करके पूरा करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आज दोस्तों हम लोग यही क्लास रखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर क्लास अच्छी समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट कर दें। दूसरों को शेयर करना भी ना भूलें दोस्तों, शेयर करते रहें दोस्तों। मुझे बड़ा कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोग दोस्तों शेयर नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वीडियो को दोस्तों शेयर भी करते रहें। शेयर करेंगे दोस्तों को पता चलेगा, लोग देखेंगे, मुझे थोड़ा मोटिवेशन होगा कि लोग क्लास मेरी देख रहे हैं, मुझे पसंद आ रहा है, मेरी क्लास को यानी पसंद कर रहे हैं, तो मैं और अच्छे से आपको चीज़ें कर रहा हूँ। हालांकि इससे जितना डिटेल देखो, यही चीज़ मैं अगर आपको पीपीटी लेके आता तो आपको उतना अच्छे समझ में नहीं आता, क्योंकि ये स्वयं का जो मेरा नोट्स है, ये मैं खुद जब लिखता हूँ तो ये इसका मतलब है कि मैं आपको कुछ समझा रहा होता हूँ, उसको लिखता हूँ, तो वो आपके ज़्यादा बेनिफिशियल। क्यों? फिर वो आप लिख रहे होते हैं, आप लिखते हैं तो आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट रहता है चीज़ों को लिखने पर। सुनते समय एक बार आप हो सकता है कि दूसरी दुनिया में चले जाएं। दूसरी दुनिया का मतलब है कि आपका ध्यान कहीं और हो, ठीक है। बट आप लिखते समय, ये मैं 100% श्योरिटी दे सकता हूँ कि आप लिखते समय ध्यान कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगा तो गलत लिख देंगे, ठीक है। तो हमेशा आप अगर स्टडी करना शुरू कर रहे हैं तो आप सबसे बेटर है नोट्स अपने खुद से बनाएं। किसी का नोट्स मत लें, किसी का नोट्स कॉपी मत करें, कोई पीपीटी मत यूज करें। आप अपना खुद का नोट्स बनाएं और ऐसे नोट्स बनाएं जिससे आप रिवीजन जल्दी कर लें। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने समझाया है, आपको लिखाया नहीं, वही चीजें लिखाया है जहां से आपको क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, जो आपको क्विकली रिवीजन हो जाए जब आप पेपर का टाइम हो, ठीक है। तो आप भी ऐसा ही करते रहे। तो और मेरे साथ बने रहने का आपका एक बेनिफिट है कि मैं आपको ऐसे ही नोट्स तैयार करा दूंगा। आपको क्या है, खुद से आपको अच्छा लगेगा, फील आएगा जब आप रिवीजन करेंगे, मेरा खुद का सेल्फ नोट्स है, अब मैं आराम से कर सकता हूँ चीज़ों को, ठीक है। तो ये इसलिए दोस्तों ये मैं पीपीटी चीज़ों को आपको यूज़ नहीं करता। पीपीटी मैं आपको प्रोवाइड इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सी सारी चीज़ें हैं, डिटेल हैं आपको, जो मैं नहीं यहाँ बता सकता। तो आप वहाँ पर अगर डिटेल से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जितना मैंने यहाँ पढ़ा है क्वेश्चन इसी से आएगा, चाहे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो आप लोग दोस्तों होशियार हैं, बाकी चीज़ें आप लोग कुछ समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों फिर क्या है, आज क्लास यहीं तक रखते हैं और फिर कल मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय, जय हिंद दोस्तों।